इतना आपको ध्यान में रखना था और ये कल हमने ट्रिक से याद कर लिया है। और जिनको नहीं पता है, कल का वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा कि धातु अधातु में झगड़ा भाजी लाहस, भाजी कैसन है आरु कई रहा भाजी लाने हस, धातु टाइप भाजी लागा तब कथे ओकर बाइया धातु सर के क्लास नहीं करे इसका धातु बोलता अधातु हरे है। क्लियर है? तो ये बोला था उन्होंने, उनके बाई जी ने। त्रिक नियम तो त्रिक और डबर, त्रिक और डबर, डबर से डाइवेलियम, तो ये डबल बोल रहा है, वो 3 बोल रहा है। अटक गया कहाँ? नया लैंड में। लैंड मतलब भूमि, भूमि में लटक गए, सटक गए। आवर्त सारणी क्या था? लीफ, मेंडलीफ। अब ये तो मेंडलीफ याद रहता है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी बोलते छे बचपन से, तो उतना याद रहना चाहिए। और आधुनिक आवर्त सारणी इसको यूज कर रहे हैं, 118 तत्व को इतना सरल कर लिया कि अब मौज ले, क्या लेते हैं? मौज लेते, मौज ले, मौज ले। तो इन्होंने क्या किया था? धातु और धातु में तो बांट दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? सभी तत्व धातु अधातु है ही नहीं। चलो धातु को बांट दिया आपने। धातु को कैसे बांटा? धातु को उसके गुण के आधार पे। जैसे धातु का गुण चमकदार, क्लियर है, उसमें चमक होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए, तन्यता रहना चाहिए, आघात वर्धनीयता, ऐसा हम लोग धातु अधातु चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इतना बेसिक आपको पता है कि चमक रहता है, ठोस रहता है। वही अधातु उसके उल्टा होता है, भंगुर होगा, कुचालक होगा। ये सब गुण को देखते हुए उसने हर तत्वों को धातु और अधातु में डाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम हुआ आपका उपधातु वगैरह कहाँ है भाई? और बहुत कुछ आप तो बांट बस देने से क्या होगा? पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे बाकी गुणों को? तो बस धातु अधातु नहीं है, बहुत सारे गुण आज आप पढ़ेंगे आवर्त सारणी में, वो सब गुण आवर्त सारणी में रहना चाहिए। तो ये विद्युत ऋणात्मकता कैसे बताएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे बताओगे आप? तो एकदम सरल सा परिभाषा था कि आप वर्गीकृत कर दिए। लेकिन ये कठिन है बहुत, 118 तत्वों को ऐसे बांटना आसान नहीं है। क्लियर है? उस समय नहीं थे 118 तत्व, लेकिन हाँ अभी के हिसाब से तो बहुत कठिन हो जाता। क्लियर? डाबेराइनर ने क्या किया? 3 त्रिक नियम है इसका, तो 3 का जोड़ा बना दिया और बोला कि इनमें क्या है? समानता है। इनमें क्या है? समानता। जैसे याद ही नहीं रखना है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसे कुछ नहीं पूछेगा वो। क्या पूछेगा? मैं याद करा चुका हूँ ट्रिक से, पहला लाइन ही पूछेगा। ये टाइम पास चल रहा है अभी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया तो रहे चल क्या रहा है। तो लिथियम के क्या होगा? लगभग 7, ठीक है, 3 दूने 6 और 1 7 के आसपास। अब होगा क्या? ये दोनों को जोड़ो, इसका तो ज़्यादा होगा, 19 दूने 38, 39 के आसपास। तो इनका कहना था ये तीनों ऐसे नियम दर्शाएंगे कि द्रव्यमान इनका औसत होगा, बीच का औसत। इन दोनों का औसत क्या होगा? ये आएगा, निकाल के देखो, 7 धन 39 बटा 2, ऐसे ही निकालते हैं औसत। 46 बटा 2 कितना आएगा? तो ये बाकी पहले और तीसरे तत्व का क्या होता है? उसके द्रव्यमान का औसत होता है। तो ये द्रव्यमान का औसत बताया इन्होंने, और ये तीनों द्रव्यमान का औसत कौन सा वाला? बीच वाला, बीच वाला। क्लियर? अब ये तीनों क्या दर्शाएंगे? बोला गुण, समान गुण दर्शाते हैं। तो इनको बोलना था लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक जैसे होते हैं, ऐसा कहना था इनका। क्लियर? लेकिन ये ऐसा क्या बोला गया? ये संयोग मात्र है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पूरे 118 तत्वों को ऐसे कर लोगे, ये गलत हो गया। ठीक, फिर अष्टक नियम ने मैं कल बता दिया था। अष्टक में कैसे? जैसे आप चालू करोगे कहाँ से? लिथियम से। लिथियम कितना है? 3। लिथियम के बाद इसमें क्या जोड़ दो? 8, 8 3 क्या होगा? 11। सोडियम, सोडियम के बाद फिर इसमें क्या जोड़ दो? 8, कितना आएगा? 19। 19 किसका है? तो ये देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक जैसे गुण रखते हैं लोग, क्रियाशील है। क्लियर है? और धातु है तो एक जैसे गुण रखते हैं। तो इन्होंने कहा अष्टक नियम, हर 8वां तत्व अपने पहले से क्या होता है? बराबर रहता है, समान रहता है। लेकिन ये भी आप देखोगे तो ये 20 तक काम करेगा। अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन जहां तक है, क्योंकि ये शुरू में आप भरते हो ना, 2 2 8 और 8, यहाँ तक बस काम करेगा। उसके बाद बड़ा वाला आएगा, फिर तो 18 हो जाएगा वो, 18 32, उसमें काम नहीं करेगा। तो ये भी क्या हो गया? फेल हो गया अष्टक नियम, कि ये शुरू में कहाँ तक काम करता है? मात्र 20 तक, मतलब कैल्शियम के आगे काम नहीं करता। दूसरी बात, हाइड्रोजन को कहाँ रखोगे? हाइड्रोजन तो अलग अलग दर्शाता है, एकदम हल्का धातु है, कहाँ रखोगे? तो ये भी गड़बड़ हो गया। अब मेंडलीफ ने आया, मेंडलीफ ने क्या किया? सब द्रव्यमान से खेल रहे हैं। देखो, ये भी द्रव्यमान लिया था, ये भी द्रव्यमान लिया। द्रव्यमान का ये क्या बना रहा है? 3 जन का समूह बना रहा है। ये भी क्या लिया है? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को बोल रहा है कि हर तीसरा तत्व क्या हो जाता है? सामने जाके एक जैसा हो जाता है। तीसरा नहीं, 8वां तत्व, इसलिए इसको क्या बोला गया? अष्टक। अब मेंडलीफ ने क्या किया? परमाणु लिया और परमाणु के द्रव्यमान को जमा दिया। परमाणु द्रव्यमान को कैसे जमाया? आरोही क्रम। आरोही समझते हो? बढ़ता क्रम, मतलब कम द्रव्यमान को पहले रखा और धीरे धीरे क्या करते जा? बढ़ाते गया। ये किया परमाणु द्रव्य को आरोही क्रम में जमा के किसने? मेंडलीफ ने।
तो लीफ ने भी क्या किया है, द्रव्यमान, लीफ बहुत हल्का होता है, हल्का व भारी, ये लगभग 1869 की बात है। क्लियर। तो उनसे पहले इन्होंने क्या कर लिया है, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में जमा के, और नहीं तो आवर्त सारणी का कॉन्सेप्ट दे दिया। आवर्त सारणी के जनक बोल सकते हो किसने, इन्होंने, मेंडलीफ ने। और आवर्त सारणी किसका आवर्ती फलन होता है ऐसा पूछ देगा तो, आवर्त सारणी मतलब परमाणु गुण, परमाणु का जो गुण है ना वो आवर्ती फलन। आवर्ती फलन समझते हो क्या होता है, कल बता रहा था मैं, एक निश्चित रूप से बदलाव आए। आवर्त मतलब एक क्रम के अनुसार बदलाव आए, कि अभी लिथियम पढ़े थे, लिथियम के बाद कुछ आएगा तो उससे थोड़ा से अलग होगा, और उससे क्रमिक रूप से क्या आएगा, बदलाव। इधर जाओगे तब भी बदलाव आएगा, इधर जाओगे तब भी बदलाव आएगा। और वही बदलाव को इन्होंने क्या बताया, आवर्त सारणी मस्त डब्बा में जमा दिया। और इन्होंने बोला परमाणु गुण आवर्ती फलन है किसका, परमाणु द्रव्यमान का। इन्होंने क्या लिया है, परमाणु भार को अपना क्या बनाया है, आधार बनाया है। तो जो आवर्त सारणी था इनका पूरा किस में डिपेंड था, आपका परमाणु द्रव्यमान। तो यही पूछेगा कि परमाणु गुण, परमाणु का जो गुण है किसका आवर्ती फलन था मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, तो द्रव्यमान का। उसके द्रव्यमान का आवर्ती फलन था कि आप द्रव्यमान को जान लो उसके गुण को जान लोगे, ऐसा कहना था किसने, मेंडलीफ ने। लेकिन आगे जाके बहुत सारे तत्वों को ही नहीं बता पाए, बहुत सारे तत्वों का स्थान सही से नहीं कर पाए। हालांकि इन्होंने स्थान भी छोड़ा था और बाद में जाके वो सही भी हुआ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व थे जहां उनको नहीं रहना था वो थे। और हाइड्रोजन का जगह ही नहीं फिक्स किया इन्होंने, हाइड्रोजन का स्थान ही फिक्स नहीं किया, और उनको बोल दिया आवारा तत्व। तो ये आवारा तत्व कौन सा है करके पूछा जा सकता है, तो हाइड्रोजन आवारा है, इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं ऐसा कह दिया, आवारा है ये, तो आवारा तत्व बोल दिया। तो ये सब क्या थी, इसके मतलब कमी है, मतलब कमी है तो सुधार तो जरूरत है। क्योंकि मोजले ने बनाया आपका आवर्त सारणी, उसमें ज्यादा कमी नहीं है, इसलिए जब 1913 के आसपास से बना है, 1900 के दशक में, अभी तक चल रहा है, 100 साल हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा कमी है ही नहीं, कमी ही नहीं है, हमको सब जो चीज मिल रहा है वो सब मिल रहा है। इसलिए मोजले का शायद 1913 ही होगा, रटना भी नहीं है, ये बेसिक याद रखो कि आसपास कब हुआ है। बाई चांस अगर पूछ दे तो थोड़ा बहुत तो याद रहे। मोजालीस कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। किसी को याद है 1913 में कुछ खास हुआ था, नोबेल प्राइज। तो भारत के या एशिया के पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था 1913 में, रविंद्रनाथ टैगोर को, याद है। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, मोजले ने, इन्होंने क्या लिया था, द्रव्यमान, इन्होंने क्या ले लिया, परमाणु का क्रमांक। परमाणु क्रमांक किस में डिपेंड करता है, कल पढ़े थे, जल्दी बताओ, प्रोटॉन पर। तो इन्होंने क्या किया, बस प्रोटॉन के संख्या को लाइन से जमा दिया। पहला एक प्रोटॉन है पहला घर, दो प्रोटॉन है दूसरा घर में डाल दो, तीन प्रोटॉन है तीसरा घर में डाल दो, चार प्रोटॉन है चौथा घर में डाल दो, ऐसा करके इन्होंने जमाया। अब ऐसा भी नहीं है कि लाइन से जमाया, इन्होंने ध्यान भी रखा वो चीज कैसे, अभी आगे सब इसी को तो पढ़ना है, आवर्त सारणी, यही तो हमारा काम है आज का। तो परमाणु क्रमांक क्या है आपका, इसके अनुसार कैसे जमाया है, आरोही। और इनके अनुसार सीधी सी बात क्या है, आपका जो परमाणु का गुण है, परमाणु का जो गुण है वो किसका आवर्ती फलन होता है पूछा जाएगा तो, आवर्ती फलन, फलन मतलब इक्वेशन होता है, क्या आप इक्वेशन जैसा बना सकते हो, किसको लेकर, परमाणु क्रमांक को लेकर। तो उन्होंने क्या मिला है, परमाणु क्रमांक जानो उनका गुण जानो। इन्होंने बोला परमाणु द्रव्यमान जानो परमाणु का गुण जानो, दोनों में आपका यही प्रश्न बनेगा। क्लियर है। अब इन्होंने सबको जगह दिया है, हाइड्रोजन का भी जगह फिक्स किया है, तो ये हमारा चल रहा है। अगर ये पूछ दे इसमें ज्ञात तत्व कितने थे उस समय, 1869 या 1800 के दशक में लगभग 63 तत्व थे उस समय। क्लियर है। अभी तो 118 तत्वों को भी जगह दे दिया है किसने, आधुनिक आवर्त सारणी ने, ये ध्यान में रखोगे। अब हम लोग पढ़ने वाला इसी आवर्त सारणी को कि कितने वर्ग है कितने आवर्त हैं। चलिए आज का काम है आपका आवर्त सारणी को पढ़ना, ये मैं नोट्स में डाल दिया था, ठीक है। जो भी बताया सब लिखा है, मिलाए घर में जाके मिलान किया करो, बस पढ़ा मत करो। ठीक है। तो ये तुरंत रट जाना है। और यहाँ लिखा है, अब ये जो लिखा है 7 आवर्त 18 वर्ग, इसको पढ़ेंगे। अब इसमें याद रखना है आपको 7 आवर्त यहाँ भी है और 7 आवर्त यहाँ भी है। आवर्त सेम था दोनों में, लेकिन वर्ग उसमें ज्यादा है, 18 वर्ग है, इसमें उसका आधा वर्ग है, ठीक है, 9 वर्ग है। तो उसको याद रखेंगे, उसके ऐसे कनेक्ट करेंगे। चलिए तो किस आधार पे बांटा गया है आप देखते हैं। ये हो गया अब्बा डब्बा जब्बा, ये बना कैसे भाई,
कैसे बना है बताएगा कोई कि कैसे परमाणु को किस आधार पे यहाँ डाला गया है? हाँ, आवर्त सारणी में जो घर दिया गया है वो घर कैसे मिला है आपको? जैसे मैं बोलूंगा एक घर बना दिया, प्लॉट बना दिया, मैं बोलूंगा व्यापम वाले इधर चले जाओ, पीएससी वाले इधर चले जाओ, ऐसे कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो कुछ तो बनाया होगा एक क्रम से, वो क्या था? आधार क्या था? आवर्त सारणी में स्थान कैसे दिया गया है? आवर्त सारणी में स्थान का आधार। तो कोई भी जो परमाणु है वो परमाणु कैसे रहेगा कहीं जगह में, ये डिसाइड होगा उसके संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन। संयोजी जानते हो क्या होता है? संयोजी कोष, संयोजी कोष मतलब जो संयोजकता बनाता है। संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा है? किस ब्लॉक में जाएगा? ब्लॉक मतलब उपकोष। याद आ रहा है उपकोष कितने हैं आपके पास? एसपीडीएफ सब क्या है, इसलिए तो एसपीडीएफ में बांटा है उसने पूरा। तो उपकोष कहने का मतलब किस उपकोष एस या पी या डी या एफ में जाएगा। तो पहले तो यही समझ लो संयोजी कोष क्या होता है। तो संयोजी कोष जैसे मैं सोडियम का बनाऊं, ये सोडियम है, कितने प्रोटॉन है इसमें? 11 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन भी मान के चलो 11 है, हालांकि 12 के आसपास होते हैं, तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। और यहाँ इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। फिर दूसरे ऊर्जा स्तर में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हो गया। तीसरे वाले में कितने होंगे? 1, मात्र 1। अब यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्टिव रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो अंदर में क्या है? प्रोटॉन उसको खींच के रखा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? दूसरे से संयोजकता बंद बनाएगा, दूसरे से साझा करेगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, आ जाएगा, यही क्या है? काम करेगा। और इसी को बोलोगे आप, ये जो कोष है ये कहलाता है संयोजी कोष। क्या कहलाता है? 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, अलग अलग कोष रहता है ना। तो जो कोष संयोजी कोष किसको बोलोगे? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल सके आसानी से और क्रिया कर सके, और ये कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हमको देखना है कि अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में जा रहा है। तो उससे पहले तो आपको आप बाहु पता रहना चाहिए। याद है आप बाहु क्या था? आप बाहु क्या बताता है कि पहले कौन से ऊर्जा स्तर में वो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को भरने की प्रक्रिया है वो। क्लियर है? तो याद करो, चलो जल्दी बताओ। 1s था ऐसे, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s ऐसे। इसके बाद क्या था? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p ऐसे ही था। उसके बाद 3d, 4d, एक एक कम होते जाता है, यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, 5d और 6d। इसके बाद क्या आएगा? 4f, 5f। कितना आता है? अब आपको क्या करना था? ये बस ऊपर से चालू करना है हर बार। कहाँ से चालू करना है? ऊपर से। तो ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। और कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, ऐसा टाइप का, तो देख लेना, ऐसे भी अच्छा लगता है तो ऐसे करना। तो ये कचरा टाइप हो जाता है करके नहीं किया था मैं। बस आपको क्या करना है? ऊपर से ही चालू करना है। ये लाइन खत्म, ऊपर से चालू करो, ये लाइन खत्म, ऊपर से चालू करो, ये लाइन खत्म, ऊपर से। अब चलो, हमको पता है कि पहले क्या है? 1s। पहले कहाँ भरना है? 1s में। फिर कहाँ भरना है? 2s में। फिर देखो 2p, फिर 3s, फिर कहाँ से चालू होगा? फिर से 3p। नया लाइन चालू करना है हर बार, खत्म होगा तो क्या आएगा? 4s। उसके बाद 3d, फिर इतना काफी है, आगे और कर सकते हो। अब मैं इसी में भर भर के आपको दिखाता हूं। जैसे मुझे पता करना है हाइड्रोजन कहाँ है। हाइड्रोजन का आपको बस क्या याद रखना है? कितना उसमें प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कहाँ जाएगा? 1s। एस में कितना भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। ठीक है सर, हाइड्रोजन का समझ आ गया। हीलियम का क्या होता है? 2। हमको बस परमाणु क्रमांक पता रहे, उसके बाद हम कौन से ब्लॉक में है बता सकते हैं। ये कौन कर रहा है इसको? अभी तो उसके पास है ही नहीं ना भाई, उनको बस परमाणु क्रमांक पता है। किनको? मोजले को।
तो मोजले ने क्या किया, परमाणु क्रमांक जान के बस क्या किया, भरना चालू किया। अब ये भर रहा है अब्बाऊ सिद्धांत से, भरेगा तो क्या आएगा 2s2 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद हीलियम के बाद उसने देखा तीसरा परमाणु क्रमांक किसका है, लिथियम का, तो लिथियम का भरोगे तो क्या 2s2 कहाँ होगा 1s2 में ही जाएगा ना, ये भरेगा। तो लिथियम का 1s2 पहले भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, 2s1 बनेगा। फिर लिथियम के बाद बेरिलियम का 4, फिर 1s2 2s2 बनेगा। बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान का बताओ क्या आएगा 1s2 2s2 2 और 2 5 है क्या इसके पास 2p1 बनेगा। इसके बाद बेरिलियम के बाद कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2 बनेगा। फिर नाइट्रोजन 2p3, फिर 2p4 6 आ सकता है, पढ़ा था ऐसे, ये 1 2 3 वाह कुछ भी हो जाते देखना, माइंड मतलब स्पार्क होते अंदर में कुछ भी कर देते हो। 6 हो सकता है, 2 2 2 ठीक है, 4 हो गया। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास 9 है 2p5। उसके बाद लास्ट क्या है नियान, नियान का क्या है 10, तो ये हो जाएगा 2p6। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखोगे ना तो आपको ये समझ आएगा, ये अंतिम वाले को देखना है क्या, इसका अंतिम यह है, इसका अंतिम यह है, इसका अंतिम यह है, इसका अंतिम यह है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, दिख रहा है। अब यहां देखोगे तो ये हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक में है एस ब्लॉक, हीलियम कौन से ब्लॉक में है, फिर ये तो पी में लिखा जाता है, लिखा जाता है पी में, लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाए हीलियम कौन से ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक ही लेना पड़ेगा आपको। ये पहला प्रश्न बन गया आज का, क्लियर है। भले पी ब्लॉक में दिखता है लेकिन पी ब्लॉक का तत्व नहीं कहा जाता है हीलियम, वो एस ब्लॉक का ही तत्व कहलाता है, ये ध्यान में रखना। उधर क्यों लिखा, उधर इसलिए लिखा क्योंकि नोबल गैस में भी आता है, तो नोबल गैस वाले ग्रुप में डाला गया है इसको, लेकिन ये एक्चुअल में एस ब्लॉक का तत्व है। इसको और आगे समझेंगे जब मैं वर्ग पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अब लिथियम कहाँ आएगा एस में, कौन से ब्लॉक एस ब्लॉक, पहला वाला में, एस के पहला कक्षक में, और ये एस के दूसरा कक्षक में आएगा। उसके बाद बोरान कहाँ आएगा पी ब्लॉक, कार्बन पी ब्लॉक, नाइट्रोजन पी ब्लॉक। ये जो दिख रहा है ये वर्ग को दर्शाता है, ये किसको दर्शा रहा है वर्ग को। तो कितने वर्ग है पी ब्लॉक में 6 वर्ग, एस ब्लॉक में कितने वर्ग हो सकते हैं 2 वर्ग। अब मैं इतने को भरता हूं फिर हम लोग डी ब्लॉक को समझेंगे। देखो हमको पता है कि एस ब्लॉक में कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब S1 और S2 हो सकता है, जैसे अभी 1s1 और 1s2 भरे थे। कहने का मतलब ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन के कारण एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं 2 वर्ग। कितने होंगे, ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 आ सकते हैं इसलिए 2 वर्ग है। पी ब्लॉक में कितने आ सकते हैं 6, इसलिए यहाँ कितने दिखेंगे आपको 1 2 3 4 5 6, यह है आपका पी ब्लॉक। आया नहीं आया समझ में। अब हाइड्रोजन का क्या था 1s1 था, 1s1, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ आएगा 1s1 था ना, पहले वर्ग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लिथियम का देखो, लिथियम का लास्ट कहाँ जा रहा है, हीलियम का भी छोड़ो 2s1 में, 2 किसको दर्शाता है आपके, ये आवर्त को दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है आवर्त को, और ये किसको दर्शाता है वर्ग को। ये आवर्त है ये वर्ग है, आया समझ में। तो कौन से आवर्त में आ रहा है ये दूसरा आवर्त। आवर्त समझते हो कि नहीं समझते हो, आवर्त कितने हैं 7, आवर्त है 7, ये एक आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। अभी बता रहा था 7 आवर्त हैं, आवर्त मतलब 36 दिख रहा है, ऐसे ऐसे है, वो क्या है आवर्त है। तो जैसी 1s1 आया था किसका हाइड्रोजन का, मतलब वो कौन से आवर्त में है, ये किसको दर्शाता है आवर्त को। हीलियम का कहाँ था, हीलियम को छोड़ो, लिथियम का कहाँ था 2s में था, तो ये कौन सा वाला आवर्त है 2s। 3s लिख गया मतलब कौन सा आवर्त है तीसरा आवर्त में आए,
संयोजी कोष 3s में जा रहा है, मतलब वो तीसरा आवर्त में है। ये है 4s, ये है 5s, ये है 6s, ये है 7s। 7s तक भरता है पूरा गाड़ी आपका। क्लियर है? जैसे लिथियम का लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो कहाँ जाएगा? 2s में। सोडियम का आप लास्ट भरोगे कहाँ जाएगा? 3s। सोडियम में 11 है क्या? भर के देखो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 कहाँ गया? देख के बता सकते हो इसको? कैसे बताओगे? कौन से आवर्त में है? तीसरा आवर्त। तीसरा आवर्त में पहुंच गए। तीसरा आवर्त कौन से? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में पहुंच गया और कौन से वर्ग है? एकदम सरल। बता लोगे? आया समझ में? एकदम सरल है। आपको ये भरने आया है तो कहीं भी कोई भी का आप बता सकते हो, बस परमाणु क्रमांक आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? जैसे मैं पूछा रुबिडियम का कितना है, तो हमको पता रहना चाहिए, बस इसका याद करेंगे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, तो ये रब है, इसको याद करेंगे, ट्रिक से आपको दिक्कत नहीं है। अब रुबिडियम का आपको क्या रहना चाहिए? परमाणु क्रमांक याद। परमाणु क्रमांक कैसे याद रहेगा इसको अभी अब देखेंगे, मैं याद कराऊंगा। अभी एक साथ सबको नहीं करूंगा, नहीं घोच पोच हो जाएगा। अभी पूरा इसको सीखेंगे आजकल में, मतलब पूरा रीजनिंग है, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे याद करेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंचे? लिथियम में। और लिथियम का अंतिम कहाँ था? देखो लिथियम का कहाँ जा रहा था? 2s1। इसका मतलब दूसरे आवर्तक है, हमको एस ब्लॉक का पहला वर्ग भरना है। बेरिलियम में कहाँ भरना है? दूसरे आवर्तक का दूसरा एस, तो बेरिलियम कहाँ हो जाएगा? दूसरे आवर्तक का दूसरा वाला है। यहाँ आता है क्या बेरिलियम? आता है कि नहीं आता है? आगे बढ़ो। अब हमको क्या भरना है? बेरिलियम के बाद बोरान भरना है। क्या भरना है? बोरान। तो बोरान का मैं देखा कहाँ जाएगा? दूसरे आवर्तक का पी ब्लॉक में जाएगा। पी ब्लॉक का कौन सा? फर्स्ट वर्ग। तो यहाँ जाएगा बोरान। ये पी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त का पहला वर्ग है। आ गया ना? बोरान। बोरान के बाद क्या था? कार्बन। कार्बन कहाँ जाएगा? दूसरे आवर्तक पी ब्लॉक का दूसरा वर्ग। दूसरा वर्ग में जाओ भैया, ये आ गया मेरा दूसरा आवर्त का दूसरा वर्ग। ये क्या था आपका? बोरान। और ये आ गया कार्बन। ऐसे करके भरा गया है। किसी को डाउट है तो बता दो। नाइट्रोजन का अंतिम संयोजी कोष बता सकते हो इसको देख के? क्या है? दूसरा आवर्त है और ये पी है और 1 2 3 2p3 रहेगा इसका। एकदम सरल। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, दूसरा आवर्त है, ठीक है, चौथा वर्ग है 2p4। उसके बाद क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का क्या होगा? 2p5 और नियान 2p6। कोई भी बच्चा भी बता देगा, अब डब्बा जब्बा कर देंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे है भैया। कहाँ से आया? आप समझ आ गया? तो कितने आवर्त हैं आपके पास? 7 आवर्त हैं। और कितने वर्ग हैं आपके पास? 18। आ गया समझ में? अब हम लोग 20 का लेते हैं। 20 है क्या चीज? 20 क्या है जल्दी बताओ? 20 क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का भरते हैं, कहाँ जाता है उसको देखते हैं। तो ये मैंने लिया कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20। चालू कहाँ से होगा? 1s2, 2s2, उसको देखते जाओ, बताते जाओ मुझको। 2p6, 3s2 क्या आएगा? 3p6 कितना हो गया? 6 4 10 18। अब 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s2। तो बता सकते हो कैल्शियम को कहाँ जगह मिलना है? चौथा आवर्त का कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग। ठीक है, तो चौथा आवर्त में जाना है। चले गए हम लोग चौथा आवर्त में। ये चौथा आवर्त का एस ब्लॉक का दूसरा वर्ग, ये आपका कैल्शियम। मिला कि नहीं मिला? कैल्शियम के बाद क्या आता है? स्कैंडियम। अब स्कैंडियम का देखते हैं। नीचे तरफ इधर स्कैंडियम, स्काई लॉक आता है ना, हाँ 21। तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। 4s के बाद क्या आ रहा है? देखो 3d। आगे ना डी ब्लॉक, यहाँ से चालू होगा अब 3d ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है? स्कैंडियम से। इससे पहले डी नहीं दिखेगा आपको, इससे पहले डी नहीं है। देखो 20 तक तो डी का कोई नामो निशान नहीं है। 20 के बाद 21 से आपका क्या होता है? डी ब्लॉक चालू हो जाता है, मतलब डी चालू होगा 21 से। अब यहाँ 3d क्या होगा? क्या होगा जी? 3d क्या होगा? 1। अब बोलोगे यहाँ गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है?
यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया डी। तो 3 के हिसाब से तो देखोगे तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? आपको तीसरा में तो डी दिखेगा ही नहीं। तो शुरू कहाँ से होता है आपको पता रहना चाहिए, 3D से। कहाँ से चालू होता है? 3D से। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये आवर्त क्या है? 3D आवर्त है। ये क्या है? 4D है। ये क्या है? 5D है। और ये क्या है? ये ऐसे चलता है। आया समझ में? अब ये 3D1 है स्कैंडियम का, तो ये पहले वर्ग में आएगा। 3D2 दूसरे वर्ग में। 3 4 5 6 7 8 9 10। 3D10 होता है कि नहीं होता है? कितना होता है डी में? 1 2 3 4 5। तो हर में 2 रहेगा तो कितना आएगा? 10। इसलिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। तो लास्ट वाले में कैसे भराएगा? ये 3D10 भराएगा कि नहीं भराएगा? आया समझ में? इसलिए यहाँ डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं पूछा जाएगा। तो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 10। कहां से कहां? अब देखो SPDF बनेगा। SPDF ऐसे ऐसे उतरना है आपको। SPDF F ब्लॉक। तब बच्चा भी बता देगा कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 2 वर्ग। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 10 वर्ग। पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए 6 वर्ग। तो कितना हो गया? 2 10 और 6 18। 18 वर्ग। वर्ग क्या होता है? स्तंभ। वर्ग क्या होता है? स्तंभ होता है। आ गया समझ में? और ये क्षैतिज वाला क्या होता है? आवर्त। देखोगे तो आवर्त बड़ा लग रहा है, क्षैतिज जैसा लंबा लग रहा है ना, और वर्ग छोटा लग रहा है। तो वर्ग क्या है? स्तंभ है। आवर्त लंबा दिख रहा है तो इसलिए ये क्या है? क्षैतिज। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो अगर भूल जाते हो तो। अब देखो 10 कहाँ से चालू होगा? 2 तो ले लिया है, तो कहाँ से चालू होगा? 3 से। होगा कि नहीं होगा? तो 2 में 10 जोड़ोगे तो कहाँ तक जाएगा? ये 12 तक। अरे होगा कि नहीं होगा? 3 से 12 तक क्या है? डी ब्लॉक। ये भी प्रश्न है कि डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक को कहा जाता है? तो वर्ग 3 से वर्ग 12 तक। गिन लो यार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आएगा कि नहीं आएगा? अब 12 तक क्या था डी ब्लॉक? तो कहाँ चालू होगा? 13 से कहाँ तक? ये क्या कहलाएगा आपका? पी ब्लॉक। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? ये सब अपने आप में प्रश्न है। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त। कितने वर्ग होते हैं? 18। क्लियर है? एस ब्लॉक में कितने वर्ग है? 2 वर्ग। पी ब्लॉक में कितने वर्ग है? 6 वर्ग। डी ब्लॉक में 10 वर्ग। कैसे समझ आया? उनके इलेक्ट्रॉन के आधार पे जितना इलेक्ट्रॉन आएगा संयोजी कोष में उतना उसके पास क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। आ गया समझ में? अब उसके बाद क्या देखना था? एस ब्लॉक में वर्ग कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। डी ब्लॉक में कहां से? 3 से 10 तक, 12 तक। 3 में 12 मतलब 2 में 10 जोड़ेंगे तो 3 से 12 तक। और पी ब्लॉक में 13 से 18 तक। ये प्रश्न बनेगा। एफ ब्लॉक में कितना होना चाहिए? वर्ग। एफ ब्लॉक में कितना होना चाहिए? 14, क्योंकि इसमें 7 डब्बा होता है। 7 दूने 14। तो ये कितना होगा? 14। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक क्यों आ गया भैया एक्स्ट्रा? एक एक्स्ट्रा यहाँ से लिया है लेंथेनम का। ये लेंथेनम से चालू होता है ना, तो ये लेंथेनम का जगह यहाँ है। इसमें 15 डब्बा नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अभी जो नए खोज हुए हैं उसमें लेंथेनम को यहाँ का एफ ब्लॉक का तत्व माना जाता है। क्यों ऐसा करके पूछा मैंने। पहले तो आपने नहीं पढ़ा था, यहाँ याद करो, लेंथेनम यहाँ नहीं लिखते थे। अगर आपका 10वीं 12वीं का आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो सीधा ये कर इसके बाद से चालू होता था, 14 तत्व होते थे। लेकिन अभी लेंथेनम का गुण क्या होता है? बाकी का गुण लेंथेनम जैसे होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड। और लेंथेनम के समान गुण होने के कारण लेंथेनम को एफ ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है। क्लियर है? ये अभी धीरे धीरे समझेंगे, अभी एक साथ नहीं। तो अभी तो क्या समझे? अभी क्या क्या समझे हो? आवर्त समझे हो। आवर्त कितना है? 7 आवर्त। ठीक है। वर्ग कितना है? 18। ये वर्ग आया कहाँ से? इस ब्लॉक में 2 ठो, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक में 6 कैसे आया? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक में 10 कैसे आया? 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो आया है आवर्त, ये उसके संयोजी कोष को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समझ आ रहा है कि 1s क्या था? अंतिम कक्षा था। अंतिम कोष को ही क्या बोलते हैं हम? संयोजी कोष। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? संयोजी कोष। संयोजी कोष कौन सा है? इसको दर्शा रहा है। और इसमें अगर लॉजिक लगाओगे तो ये क्या दर्शा रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन को। कि अगर इसमें बात करें तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है।
अरे दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? अगर वो तीसरा में है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। 3 नहीं, डी का पहला है 3D1 है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। ये ध्यान में रखना, नहीं तो 3 नहीं है, वो डी का पहला है। वैसे वहां भी था ना, ये पी का पहला है तो इसका संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी में 2, इसके में 3, 4, 5 ऐसे रहेगा। तो संयोजकता भी पूछी जाती है, तो संयोजकता में भी यही काम करेगा हमारा बढ़िया। कि हमको अगर बस संयोजी कोष का आपको ये जगह पता है ना, नाइट्रोजन, तो आप इसका संयोजकता, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है बता सकते। जैसे इसमें कितना है? 2p क्या है? 2 है। तो यहाँ 2p2 है, तो इसमें कितना जगह खाली है? 4। एक तो 4 हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है। एक तो 2, तो 2 को त्याग सकता है, एक तो 4 को ग्रहण कर सकता है। और कार्बन का हमने देखा होगा कितना हुआ है? 4। कितना होता है? 4। तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस बाद में करेंगे, अभी तो ये समझो आवर्त, क्योंकि संयोजकता वगैरह तो अभी केमिस्ट्री बचा ही है आपका। यहाँ तक क्लियर है? इधर क्या रहेगा आपका? हीलियम। अब हमको क्या समझना है कि ये आवर्त सारणी में और क्या होता है। जैसे यहाँ लिख दिया मैं 1s 2s 3s, ठीक है। वैसे 3D 4D 5D 6D, ये कहाँ से चालू होता है? P कहाँ से चालू होता है? 2P से। अरे होता है कि नहीं होता है? तो ये वाला अगर मैं लिखूंगा तो 2P 3P 4P 5P 6P 7P, तो P तो 7 तक जाता ही है। S भी कहाँ तक जाएगा? 1s से चालू होके 7s तक, और वो 1P नहीं होता, 2P से चालू होके 7P तक। और ये 3D से चालू होके कहाँ तक जाएगा आपका? 6D तक। आया समझ में? अब इधर क्या आएगा? 4F कहाँ से चालू होता था? F कहाँ चालू होता है? देखो ना यार, जहां से चालू होता है वहां से आपको गिनना चालू कर देना है। ये 2 से चालू होता है तो 2 से, ये 3 से चालू होता है 3 से, ये कहाँ से चालू होता है? 4 से, इसलिए कहाँ हो जाएगा यहाँ? 4। तो मैं इसको नोट्स में ऐसा डाला हूँ, यहाँ से देख ले रहा हूँ एक बार, ये ऐसा मिलेगा नोट्स में। समझ आ रहा है? अब देखो क्या क्या समझना है इसमें। एस ब्लॉक में कितने वर्ग है? 2 वर्ग। पी ब्लॉक में कितने वर्ग है? 10 वर्ग। और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में 10 वर्ग, पी ब्लॉक में 6 वर्ग। दिख रहा है? 13 से 18, 3 से 12, 1 से 2। एस में कितने आवर्त है? 7 एस तक। क्लियर है? इसमें क्या है? 3D 4D 5D 6D। 3D से चालू होगा, लॉजिक लगा सकते हो। ये 2P से चालू होगा तो कहाँ तक जाएगा? 7P। और वो 4F से चालू होके 4F और 5F। तो इसका जो संयोजी कोष है वो कहाँ रहा होगा? 4F में जाएगा लास्ट। और इसका कहाँ जाएगा आपका? 5F में। आता है क्या समझ में? ऐसे भरना होता है। ठीक है सर, अब क्या करना है हमको? कुछ आवर्त सारणी में कुछ नियम देखना है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, तत्व को याद करेंगे। सबसे पहले तो गुण देखते हैं आवर्त सारणी में क्या होगा। ये दिख रहा है, इसको समझना है। अभी क्या क्या दिख रहा है देखो, ये नोट्स में आपको मिलेगा। आपको क्या समझना है? सबसे पहले परमाणु त्रिज्या। क्या समझना है? परमाणु त्रिज्या। उसके बाद क्या समझना है? विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद क्या समझना है? आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये 4 चीज समझना है। धातु अधातु तो एकदम सरल है, तो धातु और अधातु को पहले समझ लो कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ आपको ज्यादातर क्या दिखेंगे? धातु, सोडियम, लिथियम, ये अभी जितना भी पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? धातु है। तो ये धातु है, और इधर जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? अधातु। यहाँ बीच में उपधातु भी मिलते हैं। क्लियर है? तो धातु और उधर क्या है? अधातु। इतना तो बेसिक आपको पता होगा, नहीं है तो रट लो, अभी रटना ही है सब चीज। क्लियर? तो ये धातु रहते हैं इधर, और उधर क्या रहते हैं? अधातु। तो इधर से उधर जाओगे तो क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा। किधर से किधर गए? बायां, इसको क्या बोलेंगे? बाएं। और इसको क्या बोलेंगे? दाएं। तो जब बायां से दायां जाते हैं किसी आवर्त में, कोई भी आवर्त ले लो, मान के चलो ये आवर्त में मैं कहाँ जा रहा हूं? बाएं से दाएं। कोई भी आवर्त लिया, यहां से मैं चलना चालू करूंगा तो यहाँ सबसे ज्यादा धातु मिलेगा। फिर उससे धात्विक गुण कम होते होते धीरे धीरे धात्विक गुण क्या होता जाएगा? कम, और आधात्विक गुण बढ़ता जाएगा। और यहाँ आपको क्या मिलेगा? इधर अधातु मिलेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आधात्विक गुण बढ़ता है। आधात्विक गुण बढ़ता है, क्या कम होगा? धात्विक गुण कम होगा। लॉजिक लगा सकते हो। वैसे ही अधातु है इधर, अधातु से धातु की ओर आओगे तो क्या बढ़ेगा? धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि धातु बनते जाएगा। है समझ में? और इधर से इधर आओगे तो क्या कम होगा? अधातु है इधर, अधात्विक गुण कम होगा।
आता है कि नहीं आता है? मैं एक एक चीज को लिखा हूं, ऐसा लिखा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आए। आध्यात्मिक गुण लिखा है और इधर लिखा है, मतलब इधर जाओगे तो क्या होगा, आध्यात्मिक गुण मिलेगा आपको, बढ़ेगा, बढ़ाने का मतलब है। इधर हमेशा कम रहेगा और ऐसा एरो है उधर हमेशा क्या रहेगा आपका ज्यादा। तो आध्यात्मिक गुण किधर ज्यादा है, एरो है ना उधर, आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा और इधर धात्विक गुण बढ़ेगा। इधर धात्विक गुण ज्यादा है, इधर कम है। ये एरो समझ में आता है क्या, क्लियर? तो ये आध्यात्मिक गुण ऐसे बढ़ता है, मतलब कम से ज्यादा की ओर जाओगे, और धात्विक गुण ऐसे बढ़ेगा तो अधातु से धातु की ओर। समझ में आता है इतना? अब क्या समझना है हमको, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या समझने पहले आवर्त सारणी समझो। चलो सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं आवर्त सारणी में बायां से दायां जाऊंगा तो क्या बढ़ाएंगे आप, क्या बढ़ेगा एक परमाणु में? अगर मैं कहाँ गया, बायां से दायां गया तो क्या बढ़ेगा? अरे उसको छोड़ो, परमाणु के अंदर बताओ मूलभूत कण में क्या परिवर्तन आएगा? कि मैं यहाँ था और धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, तो ये कौन सा है? चलो इसको ले लेते हैं। यहाँ क्या था हमारे लिए ना, ये था सोडियम 11, फिर क्या आएगा सोडियम के बाद? जल्दी बताओ, 12 किसका है? मैग्नीशियम का 12 है। उसके बाद एल्यूमिनियम का क्या है? 13, फिर 14। तो यहां हो क्या रहा है, एक एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्लस प्रोटॉन। यहां भी प्लस एक प्रोटॉन बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। तो क्या होना चाहिए, त्रिज्या क्या होता है बताओ भैया, परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है उसको पहले बताओ, बाद में परमाणु का बताना। त्रिज्या क्या है? किसी भी गोले का केंद्र से अधिकतम दूरी, परिधि तक की दूरी, यही तो होता है त्रिज्या। तो ऐसी तो गोलाकार में क्या रहता है आपका, परमाणु। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक में। अब अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कहाँ का? संयोजी कोष बोलेंगे। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है उसका? परमाणु त्रिज्या है। समझ में आ गया? तो अंतिम कोष तक की दूरी आपका परमाणु त्रिज्या है। अब मुझे बताओ मैं कहां से चलना चालू किया, बाएं से दाएं। ये बायां है और ये क्या है? दायां। क्या होगा, परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो प्रोटॉन तो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ऐसा कहना है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हो ना? समझ में आ गया? लेकिन गलत हो आप। अब कोई बताएगा क्यों गलत हो आप? कुछ अलग तरीके से सोचो आप। यहां से यहां जाने पर क्या बढ़ रहा था, क्या बढ़ रहा था? प्रोटॉन बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? प्रोटॉन बढ़ेगा। और प्रोटॉन बढ़ेगा ना, तो प्रोटॉन के पास क्या है, क्या है जी? धनावेश। तो यहां धनावेश बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कहाँ? और धनावेश इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पर क्या बढ़ेगा? अरे आकर्षण बढ़ेगा, लॉजिक लगा सकते हो। और आकर्षण बढ़ेगा तो खींचेगा क्या? खींचेगा तो थोड़ा सिकुड़ेगा क्या इसका त्रिज्या? ये होता है। तो जो दिखता है वैसा होता नहीं है। आया समझ में? कि आप ऐसे जा रहे हो तो एक्चुअल में देखो ना यार, ये 3D है, ये क्या है? 3D। और ये क्या है? 3D है, 3D 1 है, और ये क्या है? 3D 10 है। इतना आता है समझ में? अभी समझा दिया हूँ इसको। अब वो 3D 1 है और ये 3D 10 है, मतलब कौन से कोष में हम? आप तीसरे कोष में। कहाँ हो? आपने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रॉन तो इसी कोष में है भैया, कि अलग से कोष जोड़ दिया है आपने? नहीं, त्रिज्या बढ़च कहाँ है? मैं ये मानता कि इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन में आप आगे बढ़ रहे हो तो समझ आता भाई कि त्रिज्या बढ़ाओगे। ऐसा होता है क्या बताओ? 3D तो वही है ना, तीसरे कोष में ही हो आप। कहाँ हो? तीसरे कोष में। तीसरे कोष में ही हो, और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, साथ में यहाँ क्या बढ़ रहा है? खींचातानी बढ़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेगा क्या? तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन था, पहले एक इलेक्ट्रॉन था तो कम खींच रहा था ये। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10-10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ ही खींचेगा तो सिकुड़ेगा ना लास्ट वाला जो कोष है वो। इसलिए क्या होता है, जब भी आप बाएं से दाएं आओगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, मतलब कम होगा।
आया कि नहीं आया समझ में? तो यहाँ होगा इधर से बाएं से दाएं जाओगे तो क्या होता है, कम होगा। अगर मैं ऐसे आया तो बढ़ेगा। आ गया समझ में? कहाँ से दाया से बाया आया तो बढ़ जाएगा। लॉजिक है कि नहीं है ना लॉजिकल? अब इधर की बात करें, ये तो आवर्त की बात है। कहाँ की बात है? आवर्त। आवर्त ऐसे जाओगे तो क्या बढ़ता है आपका, प्रोटॉन बढ़ता है। आवर्त में क्या बढ़ा आपका, प्रोटॉन। वर्ग की बात करते हैं, क्या होगा वर्ग में? वर्ग में कहाँ से आना है आपको, ऊपर से नीचे आना है। क्या होगा ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में? बढ़ेगी। जिसने लॉजिक लगाया उसको बताओ भैया कैसा लॉजिक लगाया हो। हाँ, आवर्त में आते हैं तो अभी बताया था मैं, क्या हो जाता है सीधा 1s है तो उसके बाद क्या हो जाता है 2s। ये दूसरा वाला कोष में पहुंचता है सीधा। मान के चलो पहला हाइड्रोजन कैसे कोष में था, उसका इलेक्ट्रॉन ये है, त्रिज्या इतना है। इसके बाद गद से दूसरा कोष बढ़ जाता है उसका, गद से दूसरा कोष मतलब समझ सकते हो, जितना प्रोटॉन नहीं बढ़ा उसके ज्यादा तो उसका क्या बढ़ गया है, त्रिज्या बढ़ गया है। उसके बाद अगर तीसरा वाले में देखोगे तो गद से फिर तीसरा वाले में चला जाता है, वो उसी में नहीं रहता इलेक्ट्रॉन। नीचे आओगे तो गद गद आप क्या चेंज करते हो, गद गद क्या होता है, जल्दी जल्दी क्या होता है आपका आवर्त का जो है सीधा कोष चेंज होता है, ऊर्जा स्तर चेंज होता है सीधा वर्ग में सीधा नीचे जाने पर। तो ये 1 पहले ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, पांचवा ऊर्जा स्तर, छठवा ऊर्जा स्तर, सातवां, सीधा बढ़ रहा है क्या त्रिज्या। आरुख सरल सीधा संयोजी कोष जुड़ता है जब आप कहाँ जाते हो वर्ग में। वर्ग में कहाँ जा रहे हो, ऊपर से नीचे क्या होता है, कोष बढ़ता है। क्या बढ़ता है, कोष बढ़ता है, इसलिए सीधा त्रिज्या बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, त्रिज्या बढ़ती है। और इधर से बाएं से नहीं, दाएं से बाएं आने पर बढ़ती है। तो ऐसे बढ़ती है और ऐसे बढ़ती है। और घटेगी कैसे, ऐसे जाओगे तो घटेगा और ऐसे जाओगे तो घटेगा। तो परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो त्रिज्या कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। इधर क्यों घट रहा था, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहा था और वो खींच रहा था, इसलिए घटा। इधर गए तो क्यों, इधर गए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो उसका आकर्षण बढ़ता गया। आ गया समझ में। फिर ऐसे आए, नीचे आए तो क्या हुआ, कोष बढ़ा, और कोष बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ज्यादा त्रिज्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसे में बढ़ता है और ऐसे में बढ़ता है। कम कैसे होगा, ऐसे में कम होगा क्योंकि कोष कम हो जाएगा, और ऐसे में कम क्यों होगा, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? तो ये मैं लिख दिया हूं आपके नोट्स के लिए जो मैं समझाया हूं। ये कि यहां से यहां जाओगे परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, तो जिधर एरो है उधर क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। तो नीचे से ऊपर से नीचे आओगे बढ़ेगा, इधर जाओगे बढ़ेगा। आया समझ में। इसका उल्टा, ऐसे जाओगे परमाणु त्रिज्या कम होगा, ऐसे जाओगे परमाणु त्रिज्या कम होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो आपको बस बढ़ने वाले को याद रखना है, उसका उल्टा कम होना है। तो परमाणु त्रिज्या कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखो। तो यहां से आओगे बढ़ेगा, यहां से आओगे बढ़ेगा। अब इसका उल्टा पूछ दे, कम कैसे होगा, ऐसे जाओगे तो कम होगा, ऐसे जाओगे तो कम होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो परमाणु त्रिज्या का कैसे बनता है, ऐसे। इसका उल्टा क्या है, ऋणात्मकता। वाह, ये करके कहाँ चल रहे यार। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। तो इसका उल्टा, ऐसे आओगे कम होगा, ऐसे आओगे कम होगा। तो ये है क्या चीज विद्युत ऋणात्मकता, जल्दी बताओ, किसी को पता है आइडिया? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, और किसी का अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता यह है कि आपने साझा तो सुना है, कैसे साझाकरण होता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के मध्य। जैसे एकदम सिंपल सा उदाहरण लेके मैं चल रहा हूं, इधर है सोडियम और इधर है फ्लोरीन। मैं एकदम ऐसे लिया हूं समझाने के लिए, आप इसमें मत चले जाना ऐसा यौगिक बनेगा सर वैसा। अभी क्या समझा रहा हूं, विद्युत ऋणात्मकता, उसमें फोकस कीजिए।
जैसे यहां लिख दिया मैं विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत का अर्थ होता है आवेश, होता है कि नहीं होता है? विद्युत का अर्थ होता है आवेश, और आवेश के कारण उसमें क्या हो रहा है? ऋणात्मकता। ठीक है, तो ऋणात्मकता का मतलब ये होता है कि मान के चलो दोनों भाई भाई हैं, ऐसे करके सामने आए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, और फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या फ्लोरीन लास्ट में आता है ना, यहाँ फ्लोरीन कहाँ आता है? यहाँ। इसके पास कितना होता है? 2p5 होगा। फ्लोरीन के पास क्या होगा? 2p5 होगा कि नहीं होगा? एक कम है क्या? एक किसने दे दिया? सोडियम ने। एक इसने, ठीक है, तो एक इसने ग्रहण कर लिया, और इसके बीच में साझाकरण से क्या बना? बॉन्ड बना। बना तो साझाकरण के साथ बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं संयोजकता बॉन्ड। संयोजकता, साझा इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे आप? संयोजकता। मैं इसको समझा रहा हूं इसलिए, ज्यादातर सोडियम आयन ही ज्यादा बनाते हैं, आयन ज्यादा होता है इसका। क्लियर है? मैं इसे पढ़ा रहा हूं कि संयोजकता जैसे पढ़ा रहा हूं आपको। अब इसमें क्या होगा कि ये जो साझा इलेक्ट्रॉन बढ़िया से 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या युग्म है? क्या ये युग्म बना है ना? साझा इलेक्ट्रॉन का क्या बना है? युग्म। अब होगा क्या पता है? ये जो फ्लोरीन है ना, ये अति हरामी है। दोनों जन मिल बांट के खवैया रीस के नहीं, खवैया रीस है, खवैया रीस ना। लेकिन ये जब फ्लोरीन है ना, तिल लीस दोनों ला, एक हरामी आदमी है, हदरहा आदमी। क्लियर है? तो वही हदरहा जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म को, संयोजकता के जो साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसको अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींच मतलब इसका एग्जैक्ट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप का बनेगा, लेकिन इधर ज्यादा रहेगा। इधर मतलब ये फ्लोरीन पास में है तो इधर ज्यादा रहेगा आपका, ये इधर से थोड़ा दूर में रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों के कक्षा में गति करता है, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा? और दोनों के कक्षा में करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करेगा उसके कक्षा में, उसका कक्षा में ज्यादा रहेगा, ये वाला जो साझा करेगा इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इसका कारण कुछ तो होगा, कोई बता पाएगा मुझको? अब बीच पढ़े हो ना, अब बीच पढ़े हो, कनेक्ट करो। क्यों फ्लोरीन ने उसको खींचा ज्यादा? क्यों फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच लिया है? हाँ, क्यों? सोडियम कहाँ है? ये सोडियम की जगह है, और इधर क्या है? फ्लोरीन का जगह है। अरे है कि नहीं है? इसका और इसका देखोगे ना, गड़बड़ ले लिया क्या? लिथियम लेना था, सोडियम के नीचे क्या है? क्लोरीन। चलो क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लिया? क्लोरीन। मैं चाह रहा था क्लोरीन को समझाओ, सीजियम फ्लोराइड को अच्छा समझते हैं, सीडियम को, तो चलो क्लोरीन से ही समझ जाओ, क्या दिक्कत है? इधर क्या ले लिया? क्लोरीन। आप दोनों में कंपैरिजन करो, क्या समझ आ रहा है आपको? कि सोडियम से आगे बढ़ते जाओगे, आपको यहाँ क्या बढ़ते हुए दिखेगा आपको? अरे प्रोटॉन बढ़ेगा। क्या प्रोटॉन बढ़ेगा? तो प्रोटॉन का काम क्या है? अभी पढ़े थे। क्योंकि आप आवर्त में कहाँ जा रहे हो? आवर्त में बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं जाने पर आपका क्या होगा? प्रोटॉन बढ़ेगा। और प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? किस पर? इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ेगा। तो ये कहाँ खुद का इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा और दूसरे का नहीं खींच सकता, साझा वाले इलेक्ट्रॉन को, कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का किसका था? सोडियम का। दोनों साथ में है तो ये हदरहा टाइप के खींच लेगा ये इसको भी, और ये सोडियम तरफ कम रहेगा और किधर ज्यादा रहेगा? क्लोरीन तरफ, क्योंकि इसके अंदर में प्रोटॉन ज्यादा है, और प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण ये खींच लेता है। आया समझ में? तो जो इलेक्ट्रॉन जो साझा किया गया था उसको इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है, उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। तो ऋणात्मकता का अर्थ है दूसरे के ऋण को खींच लेना। दूसरे के ऋण मतलब साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। तो किधर कम रहेगा? इधर प्रोटॉन कम है इसलिए इधर कम, और इधर प्रोटॉन ज्यादा होता जाएगा इसलिए ज्यादा। तो किधर बढ़ता है? समझ में आ गया? ऐसे बढ़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे बढ़ेगा क्योंकि इधर प्रोटॉन बढ़ रहा है। वर्ग का क्या ख्याल है? इधर तो बढ़ गया ना भाई, आकर्षण बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। किसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं बता देता हूं, रटोगे तो वही करते रह जाओगे फिर।
रटना है तो ऐसे रटो, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता परमाणु त्रिज्या। आया समझ में? ऐसे ऐसे करते रहना, डांस। आ गया समझ में? तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ेगा? आवर्तम बाएं से दाएं जाएंगे बढ़ेगा, और वर्ग में नीचे से ऊपर जाएंगे बढ़ेगा। तो क्यों बढ़ेगा, चलो बताओ। इतना तो समझ आ गया, बढ़ना तो है, लेकिन क्यों? वर्ग में मैं जा रहा हूं, चलो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे, जहां जाना है वहां जाओ, मोला का है। नीचे से ऊपर गए क्या होगा? नीचे से ऊपर जाओगे कोस कम होते जाएगा, अरे एनर्जी लेवल कम होते जाएगा ना। यहाँ 7 वाले लास्ट में बैठा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पहले घर में बैठा है, इसमें ज्यादा खिंचाव रहेगा कि इसमें ज्यादा खिंचाव रहेगा? 1s में। अरे पास में कौन है इलेक्ट्रॉन? ये पास में है ना, इसमें ज्यादा खिंचाव रहेगा, इसमें कम खिंचाव। और जहां ज्यादा खींचता है वही तो विद्युत ऋणात्मकता है। तो कहाँ ज्यादा है? तो नीचे से ऊपर जाने पर त्रिज्या क्या होगा? कम होता है कि नहीं होता है? त्रिज्या क्या होता है? कम होता है। ऐसे में त्रिज्या बढ़ रहा था, तो ऐसे में क्या होगा? त्रिज्या कम। और त्रिज्या कम तो क्या बढ़ेगा? अरे आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि कम दूरी में है, प्रोटॉन जल्दी खींच लेगा। और यही आकर्षण तो क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है। क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। कि जितना प्रोटॉन रहेगा उतना, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, और जितना त्रिज्या कम रहेगा तो अच्छा आसानी से खींचेगा, तो कम रहेगा तो उसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा रहेगा। तो इधर कम है त्रिज्या, तो इधर क्या है आपका? विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। इधर कम है त्रिज्या, इसलिए इधर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा। ऐसे बढ़ेगा विद्युत ऋणात्मकता, वैसे बढ़ेगा। तो ये क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। और ये क्या है? परमाणु त्रिज्या। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या पता सर, तो भरोसा कब हुई सर? तोला माझे पर भरोसा नहीं का? सोनू सुने होगा, सोनू वाला कि नहीं सुने हो? तुम्हारा लइका रहे होगा वो टाइम, एक आध दिन सुना हूँ तुम्हारा भयंकर चली सो टाइम पागलपंती रही से, 4-5 साल पहले की बात हुई। क्लियर है? तो परमाणु त्रिज्या का मैं ये सब लिख दिया हूँ कि देखो नाभिक से अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन तक की दूरी क्या है? परमाणु त्रिज्या है कि नहीं है? अंतिम कोश में। अब इसमें प्रोटॉन डिसाइड करेगा आवर्त में। आवर्त में ज्यादा प्रोटॉन का आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आकर्षण होने पर त्रिज्या कम हो जाता है। तो आवर्त में आप बाएं से दाएं जाओगे, बाएं से दाएं, तो क्या बढ़ता है आपका? प्रोटॉन में वृद्धि। प्रोटॉन में वृद्धि तो क्या वृद्धि? आकर्षण वृद्धि, इसलिए क्या कम हो जाएगा? तो ऐसे जाने पर त्रिज्या कम, और ऐसे आने पर त्रिज्या ज्यादा। ठीक है सर। वर्ग में नए कोश का जुड़ जाता है, जब ऊपर से नीचे आओगे त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो नए कोश कब जुड़ता है? जब वर्ग में आप ऊपर से नीचे आते हो, ऊपर से नीचे आने पर जुड़ता है, इसलिए त्रिज्या बढ़ेगी। क्लियर है? परिरक्षण प्रभाव बढ़िया चीज है। क्या होता है परिरक्षण प्रभाव? जल्दी बताओ। अच्छा, परिरक्षण का अर्थ बताओ, पोस्टमार्टम करो। परिरक्षण क्या लगता है? परि मतलब चारों ओर, रक्षण मतलब रक्षा कर रहा है, कोई तो है जो रक्षा करने का प्रयास में है, वही है परिरक्षण। क्लियर है? होता क्या है कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या चाहता है? उसको बंधन में बना के रखना। प्रोटॉन चाहता है उसको बांध के रखूं मैं अपने ये कक्षक में। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो ना, ये अलग अलग लेवल में जाते जाते हो। यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन था बबुआ के पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या ही कर लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन यहाँ कितने आ जाते हैं? 8। यहाँ कितने आ जाते हैं? 8। चलो ठीक है, यहाँ कितने आएंगे? 18 आएंगे कि नहीं आएंगे? अब इसके बाद एक ठो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पास, बबुआ, ये बबुआ है, ये छुटकू भाई है। क्या ये प्रोटॉन इसको खींचेगा? अरे खींची कि नहीं खींचे? क्यों खींचेगा? क्योंकि इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है? खींचेगा कि नहीं खींचेगा? लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? माइनस 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 माइनस। एक आ कही ते कहाँ था सेडान, चल उड़ उड़। ये इलेक्ट्रॉन हीच करता उड़ उड़ उड़। सब इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकिएला, प्रोटॉन से बचाएगा इसको। ते माता भी है, जा जा मुक्त हो जा, जा 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 मुक्त हो जा। तो जल्दी से मुक्त कौन होगा? बाहर में रहेगा। इसी को परी में है क्या है? चारों ओर। परी से इसको क्या दिया जा रहा है? रक्षण। चारों ओर से इसको रक्षण मिल रहा है। तो ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा
बाह्य के संयोजी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के आकर्षण से बचाना या प्रोटॉन के आकर्षण को कम कर देता है बाकी इलेक्ट्रॉन अन्य बाहरी इलेक्ट्रॉन पर। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या डाला जाता है, बाह्य के इलेक्ट्रॉन पर। कहां पर, बाह्य के इलेक्ट्रॉन पर कौन सा प्रभाव डालते हैं, परिरक्षण प्रभाव। आ गया समझ में। तो यही है कि आंतरिक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपका बाह्य इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के आकर्षण को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे, दूर। त्रिज्या थोड़ा बढ़ेगा क्या, तो परिरक्षण प्रभाव क्या डालता है, त्रिज्या को थोड़ा बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि अगर ये परिरक्षण प्रभाव नहीं डालते तो ये भी खींचता थोड़ा से, और खींचता तो क्या हो जाता, सिकुड़ता थोड़ा। लेकिन परिरक्षण प्रभाव के कारण खिंचाव कम हो जाता है थोड़ा, तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है, त्रिज्या थोड़ा बढ़ा होता है। क्यों बढ़ा होता है, परिरक्षण। तो ये कैसे पूछा जा सकता है, पहले तो परिभाषा पूछा जा सकता है, परिरक्षण प्रभाव क्या है, या कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से पर प्रभाव डालेगा। तो अंदर वाला बाहर पर डालता है, बाहर वाला अंदर पर नहीं डालता। दूसरा चीज, प्रोटॉन का आकर्षण कम हो जाता है, तो परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव त्रिज्या में क्या पड़ेगा, तो त्रिज्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खिंचाव कम हो गया, तो त्रिज्या बढ़ेगी। आया कि नहीं आया समझ में। ये था परमाणु त्रिज्या। इसके बाद क्या समझाया मैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता जल्दी बताओ क्या समझे, क्या था, संयोजी इलेक्ट्रॉन था, जो साझा किया गया वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको कौन खींचेगा, जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, है कि नहीं। तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन मतलब किधर प्रोटॉन ज्यादा है, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, आपका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। इसलिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा, फ्लोरीन लास्ट वाले में है। लास्ट वर्ग को छोड़ दो, उसके पास तो क्या है, अक्री गैस है, उसके जस्ट पहले फ्लोरीन आता है 9, उसके पास क्या होता है सबसे ज्यादा। क्योंकि इधर से जाओगे तो आपका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और पूछा जाता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। क्योंकि फ्लोरीन क्या करेगा, आपका खींचने का पावर रखता है। तो वही लिखा है देखो, परमाणु क्या करेगा, सहसंयोजी आबंध में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचने की शक्ति। आवर्त में क्या है, वही खींचने की शक्ति क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। आवर्त में बाएं से कहां जाएंगे, दाएं, तो प्रोटॉन बढ़ेगा और खींचने की शक्ति भी बढ़ेगी। और खींचने की शक्ति मतलब वही तो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। तो नाभिक के पास क्या होता है, त्रिज्या कम हो जाता है, खिंचाव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोटॉन में वृद्धि। प्रोटॉन में वृद्धि हो गया ना नाभिक के पास, त्रिज्या क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा, और खिंचाव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा खिंचाव होता है तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। लिथियम से कहां तक जाएंगे आप, फ्लोरीन तक, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, सर्वाधिक। लिथियम का कम, और बढ़ते जाओ सर्वाधिक होगा। आया नहीं आया समझ में। मैं पूछा सीजियम, क्या लिया, सीजियम और फ्लोरीन किसका ज्यादा होगा, सीजियम और फ्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता। अभी तो बताया फ्लोरीन का ज्यादा है, और सीजियम कौन सा वाला है, 1s1 वाला है, 1s1 नहीं s1 वाला है। ये कौन से में आएगा, शायद 6s में आएगा, आएगा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, 6s। तो 6s मतलब ये पहले वाला में है। अब इधर जाओगे तो क्या होगा, आपका विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। तो कोई भी आवर्त में इधर आ जाओ, इधर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। सर यहाँ तो 6 था, छठवें वाले में है, नीचे आए दिन तो क्या होता है, कम होता है, याद करो। ऊपर जाओगे तो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, ऊपर से नीचे आओगे तो कम क्यों होगा, क्योंकि कोस बढ़ेगा। कोस बढ़ेगा तो आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम मतलब वही तो खिंचाव कम हो जाएगा, ऋणात्मकता कम। तो कोस नया जुड़ेगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, आकर्षण। आकर्षण ही तो क्या था, विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन को अब नहीं खींच पाएगा, और नहीं खींच पाएगा तो ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आदम सरल है। अब क्या होगा, आयनन ऊर्जा। चलो बताओ, दोनों को एक साथ समझते हैं। आयनन ऊर्जा और क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा एकदम सरल है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। नाम से क्या फेंक सकते हो, चलो फेंको फेंको फेंको, झोंका तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इधर क्या है आपका, आयनन ऊर्जा। चल आयनन क्या होता है, आयन, आयन क्या होता है। जैसे मुझे सोडियम का आयन बनाना है, क्या करूंगा मैं, ठीक है, सोडियम का आयन कैसे बनेगा, सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन का बंधु, सबका बंधु मतलब मित्र। इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे तब बंधु होगा कि जोड़ोगे तब बंधु होगा। तो ये आयनन ऊर्जा क्या था, आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आयनन ऊर्जा है। और इलेक्ट्रॉन का बंधु मतलब इलेक्ट्रॉन को परमाणु में जोड़ोगे तो ऋणात्मक आयन बनेगा। उस समय इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। दोनों अपने आप में ऊर्जा है। जैसे सर नहीं समझ आया तो आप ये ले लो ना भाई, ये सोडियम है,
सोडियम का नाभिक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब स्टेबल है, लेकिन तीसरा वाला क्या होगा? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेचारा घूमता रहेगा ना, क्या करी जिंदगी, गोला टेप घूमत बेचारा कक्षक में, है कि नहीं? लेकिन हम बस उसको थोड़ा से ना पीछू डालने को चक एक पैक मारना यारते हैं यार। यही तो है घर का भटका हुआ आदमी। ये सब अच्छे घर के बच्चे हैं और ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। एक पैक पिलाने की जरूरत है, तान घर से कैसे निकल ही लात मार के मोला कोई जरूरत नहीं है घर के। ऐ तान नशा उतारी तान वो हो जाते और सुबह भूला शाम का है तो मान लेना चाहिए घर वाले मल्ला, ऐसे एक तान डायलॉग मारी बड़े बड़े। क्लियर है? वही वाले हरे इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ अगर मुझे इसको निकाल के सोडियम प्लस आयन बनाना है, सोडियम का क्या बनाना है? सोडियम प्लस क्या बनाना है? आयन बनाना है। क्या बनाने का? अरे आयन बनाओगे ठीक है, माजा समझता हूं। यहाँ ऊर्जा क्या है? कम। जैसे जैसे जाता है ऊर्जा बढ़ता है क्या? ऊर्जा स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां जाना है तो क्या देना पड़ेगा आपको? ऊर्जा। अरे ऊर्जा स्तर बढ़ेगा ना, याद है कि नहीं है? K-L-M-N ऊर्जा स्तर क्या होता है? बढ़ता है। तो यहां से यहां जाना है तो ऊर्जा दे दो, इलेक्ट्रॉन को दूसरे कक्षक में पहुंच जाएगा। दूसरे कोष में और जाना है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो, और ऊर्जा दोगे तो ये और ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ अगर मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है, चल गोला टाइप घूम, तो एक पैक देना पड़ेगा, जो ऊर्जा जगाना पड़ेगा। तो इसको मैं दूंगा आवश्यक ऊर्जा। क्या दूंगा? जैसी आवश्यक ऊर्जा मिलेगा यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसको प्लस से दर्शाते हैं, अब तो जुड़ेगा तब ये सोडियम आएगा। तो निकलता है उसको कहां से दर्शाते हैं? प्लस से। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? उत्सर्जन। तो आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा क्या है? आयनन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है। यही क्या है? आयनन ऊर्जा। वह आवश्यक ऊर्जा है जो किसको निकाल रहा है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, या किसी भी धातु को आयन में बदलने के लिए आवश्यक होता है, वह आयनन ऊर्जा है। कई तरीके से बोल सकते हो क्या आप इसको? अरे सरल है कि नहीं है? है ना सरल? अब जरा बताओ यार, आवर्त में क्या केस होगा? समझदार कितने हो? अब अपनी समझदारी दिखाओ। आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो क्या लगेगा आपको? ज्यादा लगेगा, कम लगेगा आयनन ऊर्जा? बाएं से दायां जाओगे तो, बाएं से दायां जाओगे तो होता क्या है पहले बताओ? बेसिक क्या होता है? क्या बढ़ता है? प्रोटॉन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन बढ़ेगा। प्रोटॉन के कारण क्या होता है? प्रोटॉन ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता है। अरे बढ़ेगा आकर्षण, क्या ये जोर से खींचेगा? अब पहले तो आराम से खींच रहा था, तो सोडियम में ज्यादा आयनन ऊर्जा लगेगा क्या? नहीं लगता है, क्योंकि इसका आकर्षण कम है। लेकिन जैसे जैसे सोडियम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, यहाँ आने के बाद क्या होगा? प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से निकाल पाओगे? नहीं। क्या ऊर्जा ज्यादा नहीं पड़ेगा? ऊर्जा ज्यादा नहीं पड़ेगा मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए आयनन ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? कहाँ जाने पर? बाएं से जाए जाओगे तो बढ़ता है, और दाएं उधर से आओगे तो घटता है। लॉजिकल है। सोडियम का आयनन ऊर्जा ज्यादा है कि उधर फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा ज्यादा है? उधर फ्लोरीन वाले में आयनन, क्योंकि उसमें ज्यादा खिंचाव है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा। अब मैं पूछूंगा, धातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा है कि अधातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा है? हाँ, यही प्रश्न आता है। और लगता है धातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा, कि धातु को तो आसानी से धातु को आसानी से आप आयनित कर सकते हो। कम ऊर्जा में आयनित कर दिया मतलब आयनन ऊर्जा कम हो गया। धातु से आयन निकालना आसान नहीं है, उसमें ज्यादा ऊर्जा लगता है। जैसे गैस, सर गैस नहीं गैस, ठीक है? गैस को आयनित करते हो तो कौन सा अवस्था आता है? चौथा अवस्था बताओ जल्दी। कैसे कर सकते हो? गैस को आयनित करते हो तो क्या आता है? प्लाज्मा आता है। क्यों आता है भाई? कैसे आता है? कारण क्या है उसका? उच्च ताप। ताप क्या है? ऊर्जा है कि नहीं है? तो गैस को उच्च ताप देना पड़ता है कि नॉर्मल ताप में हो जाएगा? नॉर्मल ताप में एक मतलब टेम्परेचर में, रूम के टेम्परेचर में सोडियम को निकालो, इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल जाता है। क्या इसमें आयनन ऊर्जा का लगा क्या? बिल्कुल कम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, ये भी ध्यान में रखो, ठीक है? किस में नापते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत कम आएगा, सोडियम का खटाक से निकल जाएगा। लेकिन वही गैस तो घूम रहा है, निकल नहीं रहा है। आप इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा दोगे तब ले दे के ये एक आध इलेक्ट्रॉन को त्यागता है,
और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग के क्या बनाता है, ये आयन बनाता है। और वही आयनित अवस्था को आप क्या बोलते हो, आयनित गैस को प्लाज्मा। तो अधातु का आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा धातु से, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इधर से ऐसे जा रहे हो तो क्या होगा, अधातु का आयनन ऊर्जा बढ़ते जाएगा इस केस में, क्योंकि प्रोटॉन का आकर्षण क्या होता है, बढ़ता है। हाँ, वर्ग की क्या बात है भाई, वर्ग में क्या होगा जल्दी बताओ, ऊपर से नीचे में क्या होगा, नीचे से ऊपर बताएंगे, चलो ऊपर से नीचे ही बता दो। ऊपर से नीचे क्या होता है, आकर्षण कम होता है क्या, अरे त्रिज्या बढ़ जाएगी, आकर्षण कम, आकर्षण कम तो आसानी से निकाल लोगे क्या, आनंद ऊर्जा कम लगेगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम लगता है, ऊर्जा क्या लगता है, कम। तो ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा कम, नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा ज्यादा। बस ऐसे याद रखो, ऐसे एक साइड से याद रखो, उल्टा कर देना है बस। तो ऐसे ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ रहा है, आकर्षण कम हो रहा है, आकर्षण कम हो रहा है तो आसानी से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन को, आसानी से निकाल लोगे तो कम ऊर्जा की जरूरत है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा क्या हो जाती है, कम, आयनन ऊर्जा कम। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो बस ऐसे जाने का बढ़ गया, ऐसे जाने पर कम हो गया, आ गया समझ में, या तो ऐसे बढ़ गया, बढ़ गया, क्या बढ़ गया, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ गया, बढ़ गया। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आयनन ऊर्जा बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ गया, ठीक है। इसके पहले क्या पढ़े थे, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या बढ़ गया, परमाणु त्रिज्या बढ़ गया, समझ आ रहे हो, परमाणु त्रिज्या ऐसे बढ़ता है, ऐसे आओगे तो बढ़ेगा, ऐसे आओगे तब बढ़ेगा, विद्युत ऋणात्मकता ऐसे बढ़ता है। इसी को प्रैक्टिस करना है, 10 बार कितना बार करना है कर लेना, ऐसे ऐसे डांस, वो वाला एक डांस आ रही ना बीच में भी रील्स वाला, इसने वाला डांस सीरीज है, विद्युत ऋणात्मकता त्रिज्या, ऋणात्मकता त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और उसके बाद क्या था, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, बस। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता है क्या चीज, बंधुता, बंधु, तो बंधु बनाना है आपको। तो यहां तो आप क्या दे रहे थे, ऊर्जा दे रहे थे, इसका उल्टा होगा यहाँ, जैसे मैं ले लिया क्लोरीन, क्या ले लिया, क्लोरीन। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है इसको, अब मुझे इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन का बंधु, बंधु बनाना है इसको, बंधु साथी देना है, देना है। ये गोल्डर है क्या, क्या किसी भी गोल्डर को घर में ले जा सकते हो आप, नहीं, कूद फान के निकल जाएगा, मैं नहीं रहा हूं तुम्हारे कोठा में कहीं के, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो गोल्डर को पहली तो 2-4 रहपट, 2-4 लौठी, मतलब जितना मार सको उसका वो एनर्जी खत्म करो। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, गोल्डर की एनर्जी। कोई भी घर से बाहर घूम रहा है तो उसको पहले उसका जोश कम करना पड़ता है, उससे ऊर्जा निकालना पड़ेगा, और ऊर्जा निकालोगे तब वो होश में आएगा, हाँ मैं तो हवा में उड़ाते रहे हूँ, तब जाके ले दे के वो कोष में बैठेगा। तो यहां से बाहर निकालने के लिए क्या दे रहे थे आप, ऊर्जा दे रहे थे, क्योंकि उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता उल्टा है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन को उसको घर में बिठाना है तो उसका ऊर्जा कम करना पड़ेगा, कोष में बिठाना है कि नहीं बिठाना है, तो वही ऊर्जा कम करना है, इसका क्या करना है, ऊर्जा मुक्त होगी। यहाँ ऊर्जा क्या होती है, देते होगी, मुक्त होगी, मुक्त होगी मतलब निकालना पड़ेगा ऊर्जा को, ऊर्जा निकालना पड़ेगा, कहाँ से, कहाँ से निकालोगे, इलेक्ट्रॉन से, कहाँ से निकालोगे, अरे तभी तो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होगा और यहाँ बैठेगा चुपचाप जाके, नहीं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा रहेगा तो घूमेगा नहीं गोला टाइप। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से आप देख लो भैया, इलेक्ट्रॉन को आपने दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया तो यहाँ उसको कक्षा में बैठाने के लिए ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। जितना ऊर्जा मुक्त होती है यही उसका क्या है, जितना ऊर्जा वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, जितना ऊर्जा क्या होती है मुक्त, वही क्या है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये भी क्या है, ऊर्जा ही है बंधुता के लिए। जैसे यहाँ आयनन ऊर्जा लिख दिया, बढ़िया समझ में आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता अपने आप में ऊर्जा की मात्रा है, वह ऊर्जा की मात्रा जो इस इलेक्ट्रॉन को उसके परमाणु में ले जाने के लिए आवश्यक होता है या इस इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक होता है। आया कि नहीं आया समझ में। इसलिए तो ये ऊर्जा सोडियम से जो इलेक्ट्रॉन निकला क्लोरीन में जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ जो ऊर्जा आपने दिया ये ऊर्जा वहां से मिल जाता है इसको, ये बैलेंस होके चलता है समीकरण आपका, कि आपस में लोग क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। जो ऊर्जा वहां से निकलेगा क्योंकि वहां ऊर्जा कम हो जाएगा, यहाँ ऊर्जा जुड़ जाएगा क्योंकि इसको ऊर्जा ज्यादा चाहिए। समझ में आता है थोड़ा बहुत।
चलो आवर्त का केस देखते हैं। आवर्त में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आवर्त इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगा। चलो बाएं से कहाँ जाएंगे, पहले काम तो बाएं से दाएं बोलती क्या होता है, इतना तो समझ में आता है। हाँ चल बोलो, प्रोटॉन बढ़ गया, आकर्षण बढ़ेगा, क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये देखना है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगा। अरे इसको ऐसे देखना पड़ेगा, यहां तक ये समझ आ गया। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये प्रोटॉन है क्या, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन प्लस इसको खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। तो जस्ट उल्टा है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना। आकर्षण बढ़ेगा, तो आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा त्यागना पड़ेगा। इसको ऐसे टाइप का समझ लो, जहां कंट्रोल ज्यादा है, क्या ज्यादा है, यहाँ कंट्रोल ज्यादा है, यहाँ कंट्रोल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाओगे प्रोटॉन का कंट्रोल बढ़ेगा, ये घर का सियान है प्रोटॉन। अब किसी इलेक्ट्रॉन जो गोल्लर टाइप है, इस गोल्लर को इसके कब्जे में रहना है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके कब्जे में रहना है कि नहीं रहना है। तो इसके पास जितना भी ऊर्जा उसको त्यागना पड़ेगा ना भाई, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा त्यागना पड़ेगा। थोड़ा भी ऊर्जा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, नहीं मैं अपनी भगवान है करके निकल जाएगा फिर से घर से। तो जब प्रोटॉन का आकर्षण या इसका नियंत्रण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा त्यागना पड़ता है। और ज्यादा ऊर्जा त्याग रहा है तो यही ज्यादा ऊर्जा त्याग, जितना ज्यादा ऊर्जा त्यागोगे वही उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किधर जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर। तो मैंने पहले ही बता दिया हूं, ऐसे मंदिर बनता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा दोनों क्या होता है, ऐसे बढ़ेगा। तो इधर जाओगे तो बढ़ेगा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इधर जाओगे तब बढ़ेगा। तो वर्ग की बात करते हैं। वर्ग में अगर मैं ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे क्या बढ़ेगी, अरे त्रिज्या बढ़ेगी, कोस बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, त्रिज्या। त्रिज्या बढ़ेगा तो प्रोटॉन का आकर्षण कम होगा, क्या आकर्षण क्या होता है, कम। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ज्यादा त्यागना है, क्या, अरे आकर्षण कम है तो नियंत्रण कम है, तो ज्यादा ऊर्जा वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ मैनेज कर लेगा, तो कम ऊर्जा त्यागने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कम त्यागेगा, और कम त्यागेगा तो वही ऊर्जा क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन बंधुता जो कि कम होगी। तो जब ऊपर से नीचे आया तो कम, नीचे से ऊपर ज्यादा, ऊपर से नीचे लिखा हूं, आता कि नहीं आता है। तो आप यहां से इसको मत रटो, ये तो मैं समझाया हूं, आप पहले अलग से परिभाषा को समझो। जैसे विद्युत, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, त्रिज्या। त्रिज्या बस को समझ लो, त्रिज्या कैसे बढ़ता है आपका, वो बढ़ना कम होना को अलग से पढ़ना। त्रिज्या क्या है उसको पकड़ लो बस, नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये त्रिज्या है। क्लियर है, ये कैसे होता है, प्रोटॉन बढ़ाने पर क्या होता है, कम होता है क्योंकि आकर्षण बढ़ता है। और दूसरा कारण क्या है इसका, कोष जुड़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। और एक परिरक्षण प्रभाव होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, समझ आ गया। ये परिभाषा को अलग से याद रख लो। विद्युत ऋणात्मकता को भी अलग से याद रखो। ऋणात्मकता मतलब खिंचाव, विद्युत ऋणात्मकता तो जो परमाणु है अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो कि साझा किया गया था इलेक्ट्रॉन, उसको खींचता है। तो जो ज्यादा खींचेगा उसका क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है। किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। इतना आता है समझ में। उसके बाद आयनन ऊर्जा पढ़े। आयनित करने के लिए किसी भी धातु को या गैस को या परमाणु को आयनित करने के लिए वहां से क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। उसके लिए आवश्यक ऊर्जा उसका क्या है, आयनन ऊर्जा। समझ में आता है, आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो ऊर्जा निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है तो ऊर्जा कम करना है, जितना ऊर्जा आपने कम किया उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अलग अलग समझ में आ गया सब। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने नोट्स आपको दे दिया है। क्या दिया है, ये इसको बस ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, याद करो क्या था, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु त्रिज्या। त्रिज्या कहां तक आएगा, केंद्र तक। तो केंद्र में आ रहा है, ऐसे याद रखना, त्रिज्या केंद्र में, ऋणात्मकता दूर में। ये क्या है, ऋणात्मकता, और ये है त्रिज्या। तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो। विद्युत ऋणात्मकता कैसे बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाओगे तो बढ़ेगा। त्रिज्या कैसे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर। त्रिज्या कैसे बढ़ेगा, दाएं से बाएं आने पर। समझ में आता है। उसके बाद क्या है, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता।
आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा नीचे से ऊपर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता नीचे से ऊपर बढ़ेगा। ये हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होता है, मतलब बिखराव। इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो फैलेगा वो, ऐसा टाइप का है एंथैल्पी। फैलाव ही होता है एंथैल्पी, अस्त व्यस्त होना, ये एंथैल्पी होता है। तो अभी आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है तो उसको नहीं समझना है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को साइड में और लिख दूंगा मैं आपका, ये हो जाएगा, रट लोगे। अब आपका काम क्या है, कर क्या हो यार प्रैक्टिस। हालांकि मुझे ये भी बताना था, आज बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो, ओवरलोड चल रहा है आज क्लास, ठीक है। हालांकि सरल सरल है सब कॉन्सेप्ट, समझा जाए तो। कल हम लोग ये 118 तत्व में से जो इंपॉर्टेंट है वो रटेंगे।